गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? लास्ट टाइम पे हमने एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, दैट इज़ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। और मैंने बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, या कह सकते हो बेसिक जो फॉर्मूले होते हैं, मैंने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के डिस्कस कर दिए थे। और जो लास्ट टॉपिक मैंने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का डिस्कस किया था, दैट इज़ योर वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज़। और आज मैंने बताया था डिस्कस करने के लिए सिस्टम ऑफ फोर्सेस। आखिर सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, इनके बारे में मुझे डिस्कस करना था आज। क्लियर? सो बेसिकली होता क्या है सिस्टम ऑफ फोर्सेस? सो जब किसी बॉडी पे डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स के फोर्स और डिफरेंट डायरेक्शन से एक्ट करते हैं, तो उन कॉम्बिनेशंस ऑफ द फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ द फोर्स। अभी सिस्टम ऑफ द फोर्सेस को, जितने भी सिस्टम ऑफ फोर्स हैं, इनको कई सारी चीज़ों में कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, कई सारे डिफरेंट फोर्सेस में कैटेगराइज किया गया है। बस आपको ये जानना है कि सिस्टम ऑफ फोर्स एक्चुअल में होता क्या है। सो किसी बॉडी पे जब डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स के फोर्स एक्ट करते हैं, साथ ही साथ डिफरेंट डायरेक्शन से फोर्स लगते हैं, तो इन कॉम्बिनेशंस ऑफ सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ फोर्स बोलते हैं। क्लियर? तो चलिए आज की हमारी टॉपिक या हेडिंग यही पड़ेगी, सिस्टम ऑफ फोर्स। सिस्टम ऑफ फोर्स हेडिंग डाल लीजिए आप सब लोग, सिस्टम ऑफ फोर्स। जिसमें सबसे पहला जो सिस्टम ऑफ फोर्स में जो सबसे पहला फोर्स है आपका, दैट इज योर कोलिनियर फोर्स। सबसे पहला कौन सा है? कोलिनियर फोर्स। अब इस कोलिनियर फोर्सेस की बात करते हैं तो क्या होता है कि जब किसी बॉडी पे कोई फोर्स एक्ट करता है, कोलिनियर का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर लाइन पे फोर्स एक्ट करना, और वो लाइन कौन सी होती है? एंड दैट लाइन इज नोन एज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। किसी पर्टिकुलर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स पे अगर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो उन फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर फोर्स। फॉर एग्जांपल, दिस इज योर रिजिड बॉडी। ये क्या है आपकी? रिजिड बॉडी। अब इस बॉडी पे कहीं यहाँ पर फोर्स लगा, जिस फोर्स F1। अब इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन कुछ ये चलेगी। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्स इज दिस। अब इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पे ही जब कोई फोर्स और फोर्स ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पर F2 ऐड कर गया, F3 ऐड कर गया, डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, लेकिन इसी लाइन ऑफ एक्शन पे होने चाहिए फोर्सेस को। तो इन फोर्सेस के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर फोर्स। और इस फोर्स के सिस्टम को क्या बोलते हैं? कोलिनियर सिस्टम ऑफ द फोर्स। ठीक है। दूसरा जो हमारा आता है, दैट इज अ कोप्लेनर पैरेलल फोर्स। क्या आता है? कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस। कोप्लेनर पैरेलल फोर्स। अब इसमें दो चीजें आ रही हैं, एक तो कोप्लेनर होना चाहिए, साथ साथ फोर्सेस क्या होने चाहिए आपके? पैरेलल। कोप्लेनर का मतलब ये होता है कि किसी एक प्लेन पे फोर्सेस एक्ट करें, और पैरेलल का मतलब होता है जो भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हो वो आपस में एक दूसरे के क्या हो? पैरेलल होने चाहिए। देखिए, जैसे कि दिस इज अ बॉडी, एक बॉडी है, एक बॉडी पे एक ये फोर्स लग गया, एक ही प्लेन की मैं बात कर रहा हूं, और एक ये फोर्स लग गया। आपको क्या लग रहा है? दोनों फोर्स F1, फोर्स F2 किन सिंगल प्लेन में है? ये कंडीशन सेटिस्फाई कोप्लेनर की। दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये कंडीशन सेटिस्फाई। और दोनों के दोनों फोर्स हैं, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई। तो कुछ ऐसे फोर्स जो पर्टिकुलर एक प्लेन पे एक्ट करें, और वो सारे फोर्स एक दूसरे के पैरेलल हो, उन सिस्टम को क्या बोलते हैं? कोप्लेनर पैरेलल सिस्टम ऑफ फोर्स। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, दैट इज योर कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स। कोप्लेनर प्लेनर
कंकरेंट फ्रॉम इन फोर्स है, कंकरेंट फोर्स, कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स। कोप्लेनर का मतलब होता है, मैंने बता दिया क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि जो फोर्सेस लग रहे हो किसी पर्टिकुलर एक प्लेन पे लग रहे हो। अब मैं बात करता हूँ कंकरेंट। कंकरेंट का मतलब होता है कि जो फोर्सेस लग रहे हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स पे ही एक्ट कर रहे हो और साथ साथ वो किसी पर्टिकुलर प्लेन पे भी हो। ठीक है, मीन्स डिफरेंट प्लेन्स पे ना जाएं, एक ही प्लेन फोर्स एक्ट करें। मान लीजिए एक ये पॉइंट है, दैट इज ए पॉइंट। इस ए पॉइंट पे इधर से एक फोर्स लग रहा है, इधर से लग रहा है, ये यहां से लग रहा है, इधर से लग रहा है, ये लग रहा है, दैट इज F1, F2, F3, F4, F5 एंड सो ऑन। अब आपको दिख रहा होगा कि किसी एक बॉडी के किसी एक प्लेन पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट से जो फोर्सेस लग रहे हैं, इस पूरी कंडीशंस को जो चीज सेटिस्फाई कर रही है, दैट इज अ कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स ऑफ सिस्टम। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स। कोप्लेनर हो, नॉन कंकरेंट फोर्स, कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स। इसका मीनिंग क्या है? ऐसा फोर्स जो कोप्लेनर तो हो, कोप्लेनर मीन्स किसी पर्टिकुलर प्लेन पे तो लाइक कर रहा हो लेकिन वो कंकरेंट ना हो। कंसीडरिंग दिस इज द बॉडी, अब इस बॉडी पे प्लेन पे फोर्स एक्ट कर रहे हैं लेकिन कोई कंकरेंट नहीं, कहीं भी लग जा रहा है फोर्स। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे? कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स ऑफ सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नॉन कोप्लेनर नॉन पैरेलल फोर्सेस। चौथा है आपका, एक एक लिख दे रहा हूं, ये सारे आप देख लीजिएगा। नॉन कोप्लेनर नॉन पैरेलल फोर्स। एक तो वो कोप्लेनर भी नहीं है, दूसरा वो पैरेलल भी नहीं है। अब इसके लिए 3D डायग्राम की जरूरत पड़ेगी जो कि मैं बता नहीं पाऊंगा। ये देखिए, दिस इज योर बॉडी। इस बॉडी पे इधर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है। तो ये किसी पर्टिकुलर एक प्लेन पे लग रहे हैं, मीन्स प्लेन ऑफ पेपर पे लग रहे हैं। इधर फोर्स लगा, इधर लगा, इधर लगा, इधर लगा, ये तो हो गया एक प्लेन। लेकिन अगर यही फोर्स इधर भी लगे, इधर भी लगे और भी इधर लग जाए तो ये दूसरे प्लेन में चला जाएगा, मीन्स एक्स प्लेन की जगह ये वाई प्लेन में चला जाएगा। तो इसे बोलेंगे नॉन कोप्लेनर। ठीक है, दिस इज योर प्लेनर, लेकिन ये क्या हो जाएगा? नॉन कोप्लेनर। ठीक है, तो ऐसे फोर्सेस को, जैसे ये मैं मान लेता हूँ ये परपेंडिकुलर फोर्स है आपका, बाकी तुम्हारे प्लेनर फोर्स है और साथ साथ ही देखिए एक दूसरे से पैरेलल भी नहीं है। तो ऐसे फोर्स के सिस्टम को क्या बोलेंगे? नॉन कोप्लेनर नॉन पैरेलल फोर्स ऑफ द सिस्टम। आगे देखते हैं और भी है क्या। नेक्स्ट है नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स। 6 है नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स। नॉन कोप्लेनर क्या होता है मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अब नॉन कंकरेंट फोर्स क्या होता है? नॉन कंकरेंट का मतलब होता है कि एक तो वो प्लेन पे लाई ना कर रहा हो, साथ साथ किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाई ना कर रहा हो। मीन्स एक फोर्स है जो यहाँ पर पॉइंट पे लाई कर रहा है, एक फोर्स है जो यहाँ पर लाई कर रहा है, एक फोर्स है जो यहाँ पर लाई कर रहा है, एक यहाँ पर, एक जो डॉटेड जो लाइन बना रहा हूँ दिस इज परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस प्लेन, जो यहाँ पर लाई कर रहा है। तो देखिए आपको दिख रहा होगा कि एक तो सारे के सारे फोर्स किसी एक प्लेन में नहीं है, ये डॉटेड वाला ये परपेंडिकुलर प्लेन में जा रहा है,
साथ साथ देखिए नॉन कॉन्करेंट का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट से सारे फोर्स पास नहीं हो रहे, तो इसका भी मतलब है कि ये नॉन कॉन्करेंट हो गया। तो दिस सिस्टम इज नोन एज नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो ये कुछ फोर्सेस के सिस्टम है जो आपको याद रखने हैं। और कोई पूछे कि बताओ कोलिनियर क्या होता है, कोप्लेनर क्या होता है, कॉन्करेंट क्या होता है, नॉन कॉन्करेंट क्या होता है, तो अब आप इसको अच्छे से बता पाएंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। इज इट क्लियर? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। तो नेक्स्ट स्टडी डालिए मोमेंट ऑफ अ फोर्स। नेक्स्ट स्टडी है मोमेंट ऑफ अ फोर्स, इस पर आप कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज मोमेंट ऑफ अ फोर्स। नेक्स्ट स्टडी है आपकी मोमेंट ऑफ अ फोर्स। देखिए पहले इसका डायग्राम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बॉडी, बॉडी है आपकी रिजिड बॉडी। इस बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है, दिस इज द फोर्स F। ठीक है, अब मोमेंट क्या कहता है, तो मैं देखता हूं एक पॉइंट यहां पर है, दैट इज पॉइंट ए पॉइंट, एक पॉइंट यहां पर है, दैट इज बी पॉइंट, एक पॉइंट इसी के लाइन ऑफ एक्शन पे है, दैट इज सी पॉइंट। इस पॉइंट ए से इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस में बात कर रहा हूं, दैट इज D1। पॉइंट बी से इसी फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट इज D2। समझ गए? दैट इज D1, दैट इज D2। और यहां पर आप देखिए पॉइंट सी की फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, 0। ठीक है, तो अगर हम मोमेंट निकालना चाहें अबाउट ए, सो द मोमेंट अबाउट ए क्या होगा, दैट इज M1। इस पॉइंट के अबाउट इसको क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, इस पॉइंट को रिजेक्ट कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए, इस पॉइंट को F को पकड़िए और इसको घुमाना शुरू कर दीजिए। फॉर एग्जांपल ये फोर्स है, इस फोर्स की तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस है इतनी, तो इस फोर्स को क्या करिए, यहाँ से इसको घुमाना शुरू कर दीजिए ऐसे। सॉरी, घुमाना जब शुरू करेंगे तो देखेंगे मोमेंट एट पॉइंट ए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मोमेंट एट पॉइंट ए विच इज कितना आ जाएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन एंड पॉइंट ए। सिमिलरली अगर सिमिलरली मैं बात करता हूँ मोमेंट एट पॉइंट बी, तो क्या आएगा, F इंटू G2, ये पॉइंट आएगा। अगर मैं बात करता हूँ मोमेंट एट पॉइंट सी, F इंटू क्या D3 यहाँ पर है, मीन्स लाइन ऑफ एक्शन पे इसका डिस्टेंस क्या है, 0। तो एट मोमेंट एट पॉइंट सी विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये निकल के आया। तो इससे एक नोट निकलता है कि अगर जो भी फोर्स है उस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पे ही अगर कोई पॉइंट है और उस पॉइंट से मुझे उस फोर्स का मोमेंट लेना है, तो उस मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। मीन्स कि लाइन ऑफ एक्शन से कुछ ना कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए जिसके अबाउट आपका मोमेंट लेना है, तभी उस फोर्स का उस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकलेगा, जब तक ये डी नहीं होगी। और मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, जिस पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का मोमेंट लिया जाता है, तो इस लाइन ऑफ एक्शन और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हम जनरली बोलते हैं आर्म लेंथ। क्या इस जो डिस्टेंस आपको डी दिख रही है, D1 या D2, इस D1 एंड D2 को जनरल लैंग्वेज में, जो इंजीनियरिंग लैंग्वेज की बात करें,
तो उस लैंग्वेज में इसे हम बोलते हैं आर्म लेंथ। और जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट होता है उस पॉइंट को बोलते हैं मोमेंट सेंटर। ठीक है, मीन्स अगर हम पॉइंट ए, पॉइंट बी या पॉइंट सी की बात करूं तो पॉइंट ए एंड बी एंड सी आर नोन एज मोमेंट सेंटर। और पॉइंट ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ फोर्स इज नोन एज मोमेंट आर्म। ठीक है, तो चलिए मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, याद रखिएगा इसको। सो मोमेंट होता क्या है? मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, सो moment is defined as the product of the magnitude of the force, and the distance between and the perpendicular distance between line of action of force and moment center। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई आप किसकी? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोमेंट, याद रखिएगा। और मोमेंट कुछ ऐसे निकलता है, मोमेंट के लिए याद रखिएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है एक दूसरे से, और जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लिया जाता है उसे हम मोमेंट सेंटर बोलते हैं, और जितनी डिस्टेंस पे होता है उस डिस्टेंस को बोलते हैं मोमेंट आर्म। एक बार नोट कर लीजिए। फिर आज का सबसे बेहतरीन टॉपिक दैट इज कॉल्ड वेरिग्नॉन थ्योरम स्टार्ट करते हैं। नोट करिए। ठीक है, आई होप हो गया होगा। टफ है इसको, याद न्यूमेरिकल भी लगाना है एक दो। हेडिंग डालिए वेरिग्नॉन थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरिग्नॉन थ्योरम, A, not E. वेरिग्नॉन थ्योरम एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। कौन थे? फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था क्या? वेरिग्नॉन। इन्होंने ही डिफरेंट पॉइंट्स पे एक्ट हो रहे मोमेंट्स को या मोमेंट्स के रिजल्ट को फाइंड आउट किया था। और उन्होंने बताया था कि ये जो मोमेंट का रिजल्ट निकल रहा है, द रिजल्टेंट मोमेंट, वो मोमेंट मीन्स मैं रिजल्टेंट मोमेंट की बात कर रहा हूँ, वो रिजल्टेंट मोमेंट डिफरेंट मोमेंट्स के सम के इक्वल के बराबर होता है। ठीक है, वेरिग्नॉन ने यही बताया था। एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था वेरिग्नॉन। उन्होंने एक ही बॉडी पे डिफरेंट जगहों पे मोमेंट जो एक्ट कर रहे हैं उन मोमेंट्स का रिजल्टेंट मोमेंट निकाला और ये बताया कि ये डिफरेंट मोमेंट्स हैं, इन मोमेंट्स का जो रिजल्टेंट निकल रहा है वो रिजल्टेंट इन डिफरेंट मोमेंट के सम के बराबर होगा। देखिए, इसीलिए इस वेरिग्नॉन थ्योरम को एक दूसरा भी नाम दिया गया जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। क्या बोला गया? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। इसी वेरिग्नॉन थ्योरम को क्या बोला गया? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। देखिए, वैसे कोई बॉडी है, दिस इज अ सिंगल बॉडी। इस बॉडी पे एक यहां पर पॉइंट ए है, ये फोर्स F1, F2, F3, F4, F5,
अब ये कहा गया कि भाई ये डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस हैं, आई मीन डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस का मोमेंट निकालो पॉइंट ए के अबाउट। तो भाई सबने क्या किया, निकालना शुरू कर दिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेके इसकी, ठीक है। ये पीछे गए, यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पीछे गए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सबकी इन्होंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिए अबाउट से, और सबका रिजल्टेंट इंडिविजुअल मोमेंट हर एक फोर्स का इस पॉइंट के अबाउट निकाल दिया। और साथ ही साथ देखा गया कि सारे फोर्सेस का एक रिजल्टेंट फोर्स भी तो एक्ट करता है। मान लिया कि वो रिजल्टेंट फोर्स कुछ यहाँ पर एक्ट कर रहा है, दैट इज डिनोटेड बाय आर। इस रिजल्टेंट फोर्स की डिस्टेंस दैट इज मान लेते हैं डी है। हर एक अलग अलग फोर्स की D1, D2, D3, D4 समथिंग है, ठीक। तो वेरिनॉल साहब ने कहा कि जो रिजल्टेंट फोर्स निकला है, रिजल्टेंट फोर्स, ये रिजल्टेंट फोर्स का जो एक अबाउट मोमेंट आ रहा है वो इक्वल होगा इंडिविजुअल जो मोमेंट निकल रहे हैं उनके सम के बराबर, D2 प्लस D3 प्लस F4 इंटू D4 प्लस F5 इंटू D5 अप टू सो ऑन। तो यही आपकी वेरिनॉन थ्योरम कहते हैं और इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। इज इट क्लियर? वेरिनॉन ने इतना कहा था कि भाई जो डिफरेंट डिफरेंट मोमेंट आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल रहे हो, उनका आप हर एक मोमेंट जो निकाले उनका आप सम ले लीजिए, उस सम को बराबर कर दीजिए जो उस फोर्सेस का रिजल्टेंट के अबाउट मोमेंट निकल रहा है, ठीक है। तो यही वेरिनॉन ने सिद्ध करके दिखाया था कि ये इक्वल बराबर होता है, ये इसके बराबर भी होता है। क्लियर? चलिए इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल लगा लेते हैं तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको अच्छे से, ठीक है। एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर। ये तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी एक न्यूमेरिकल करें थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखते हैं। सो क्वेश्चन है फाइंड द मोमेंट ऑफ हेनरी न्यूटन फोर्स। क्वेश्चन है फाइंड द मोमेंट ऑफ 100 Newton force acting at point B, force acting at point B about A, acting at point B about point A, which is shown in figure, about a point about point A as following figure। देखिए इसमें फिगर दिया हुआ है, बना हुआ फिगर। That is point A and that is point B। और यहीं पर आपका फोर्स विच इज 100 न्यूटन एक्ट कर रहा है एट एन एंगल विच इज 60 डिग्री। यहां से जो इसकी डिस्टेंस है दैट इज 400 mm, और यहां से इसकी जो डिस्टेंस है दैट इज 500 mm, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है कि पॉइंट बी पर एक फोर्स है 100 न्यूटन का एक्ट कर रहा है, अब ए के अबाउट उसका मोमेंट मुझे बताओ।
ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके मैं फैक्टर्स निकाल लेता हूँ। ठीक है, फैक्टर क्या होते हैं देखिए, सिंपल सा याद रखिएगा, जिस साइड एंगल दिया हो उस साइड 100 को लिख के cos 60 कर देना बस। जिस साइड एंगल दिया हो, देखिए इस साइड एंगल नहीं दिया है, इस साइड एंगल दिया, तो उसी साइड इसको जो फोर्स दिया हो 100, उस फोर्स को लिखिए cos 60 हो। जिस साइड ना दिया हो उसका जस्ट अपोजिट मतलब 100 लिख के sin 60 कर दीजिएगा, बस इतना ही करना है। ठीक है, मीन जो 100 न्यूटन दिया है उसको लेके जिस साइड फोर्स दिया है cos 60 कर दो, जिस साइड ना दिया उधर sin 60 कर दो, ये आपका हो गया। ठीक है, अब करना क्या है कि अकॉर्डिंग टू वेरिनॉन थ्योरम, अकॉर्डिंग टू, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूँ तो अकॉर्डिंग टू वेरिनॉन्स थ्योरम we know that the resultant moment about A is equals to resultant moment about A is equals to the sum of the moment of its factor। तो अगर हम निकालना चाहें मोमेंट अबाउट ए, तो मोमेंट अबाउट ए निकालना है तो करना क्या है, यहाँ पर पकड़िए और इसको थोड़ा सा पीछे लाइए, इस 100 cos 60 को पीछे लाइए। देखिए कुछ यहाँ पर आ गया, यहाँ से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, दैट इज कितनी है 500 mm। तो करना हो क्या होगा, और एक चीज याद रखना, क्लॉकवाइज ऑलवेज टेक एज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज टेकिंग ऑलवेज नेगेटिव। ये कंडीशन थोड़ा याद रखिएगा, फिर चाहे आप कुछ भी मान लीजिए, लेकिन मैं यही मान के चलता हूँ क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। ठीक है, तो ये मान लीजिएगा। तो देखिए जब यहाँ पर आप इसको पकड़े, पॉइंट ए को पकड़ेंगे और ये फोर्स कुछ ऐसे गया है, ऐसे, तो घुमा के कुछ ऐसे लाएंगे ना इसको, मीन्स ऐसे लेके ऐसे घुमाएंगे इसको, क्लियर। तो देखिए किस तरह चल रहा है, क्लॉकवाइज घड़ी के डायरेक्शन में। ठीक, तो घड़ी के डायरेक्शन में कितना जाएगा, दिस इज 100 cos 60 इनटू डिस्टेंस कितनी है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये मैंने ले लिया क्या पॉजिटिव, क्योंकि क्लॉकवाइज है। अब देखिए एक ये 100 sin 60 है, इसको उठा के यहाँ पर ले लो, यहाँ डिस्टेंस कितनी दी है 400। अब इस पॉइंट को पकड़िए, इस 100 sin 60 को ऐसे घुमाइए। देखिए अगर इधर घूमना होगा तो कैसे जाएगा, ऐसे तो नहीं घूमेगा, तो फोर्स ऊपर लगा तो ऊपर, यहाँ पकड़ लिया तो घूम के किधर आएगा, ऐसे घूमेगा ये। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज तो टेकन एज नेगेटिव, तो कितना आ जाएगा 100 sin 60 इंटू 400। ठीक है, और यही मोमेंट जो इंडिविजुअल का मोमेंट निकल के आया, वो मोमेंट इक्वल होगा रिजल्टेंट का, और रिजल्टेंट एक्चुअल में किसके बराबर है, एम ए, क्योंकि एम ए के अबाउट ही तो लेना है। तो सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा 60, दिस इज 50 इंटू 500 माइनस sin 60, कितना आ जाएगा बताएं भाई, 50√3 इंटू 400। तो ओवरऑल सॉल्व करके क्या ले रही है, तो हो जाएगा 25,000 पॉजिटिव, नेगेटिव में कितना जाएगा, दैट इज 346102, 34641.02 नेगेटिव। देखिए इसको सॉल्व करिए तो मोमेंट अबाउट ए कितना आएगा, दैट इज 9641.016 नेगेटिव में। अब यहाँ पर हम नेगेटिव साइन है, और मोमेंट की यूनिट आपको पता है न्यूटन, तो देखिए न्यूटन में दिया है,
और इनके बीच की डिस्टेंस mm में, न्यूटन mm। ठीक, ये नेगेटिव साइन अगर यहाँ से हटाएंगे, यहाँ से नेगेटिव साइन हटाइए, यहाँ पर लिख दिए काउंटर क्लॉक वाइज, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, मीन्स ये जो फोर्स दिया था 100 न्यूटन का अबाउट ए के अबाउट, 100 न्यूटन का ए के अबाउट जो फोर्स लग रहा है या मोमेंट जो लग रहा है विच इज 9641.016 न्यूटन एवं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का इसके ऊपर मोमेंट लगेगा। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं, चलिए। या सीधे स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करिएगा, सेम ऐसे ही होते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कपल। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय कपल? वो वाले कपल नहीं, फोर्स वाला कपल में बात कर रहा हूँ, पार्क वाले कपल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फोर्स वाले कपल। कपल लेकिन अल्टीमेटली जोड़ा यहाँ भी बनता है। कपल्स बेसिकली होता क्या है, टू पैरेलल फोर्स इक्वल इन अपोजिट, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड कपल। क्या होता है, टू फोर्सेस विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन इज नोन एज कपल। ठीक है, एंड ऑल्सो इट इज, these forces are separated by a particular distance are said to be form a couple। लिख देते हैं, two parallel forces equal in magnitude, two parallel forces equal in magnitude and opposite in direction, opposite in direction and separated by a distance to form a कपल। ठीक है, देखिए कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बॉडी। ठीक है, ये बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर टू पैरेलल फोर्सेस एक्ट कराते हैं विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो अब मैग्नीट्यूड में इक्वल एक फोर्स ये ले लेते हैं विच इज एफ, एक मैग्नीट्यूड में और ले लेते हैं, लेकिन कह रहा है अपोजिट इन डायरेक्शन। मैंने सेम मैग्नीट्यूड का इधर लग लिया एफ, पैरेलल है, अपोजिट है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। मान लिया ये डिस्टेंस है, इसी की वजह से दोनों सेपरेट है, दैट इज डिस्टेंस डी। ठीक है, मैं देख रहा हूँ दिस इज अ पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पर ए है। अब इस पॉइंट ए के अबाउट इस फोर्सेस का, इन दोनों फोर्सेस का कपल कितना होगा। तो मान लेता हूँ इस पॉइंट ए के अबाउट अगर कपल लेना है तो पॉइंट ए से पहले वाले फोर्स की डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ d1 है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या होगी, दैट इज d2, और यहाँ से आपको देख के लग रहा होगा कि d1 प्लस d2 क्या है, एक्चुअल में d ही तो है। ठीक है, तो कपल होता क्या है कि जब हम पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट लेते हैं या कपल लेते हैं तो इफ यू टेक द मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, तो मोमेंट अबाउट पॉइंट ए दैट इज एफ इंटू डी वन, एफ इंटू डी वन, ये एफ हो गया और ये डी वन प्लस एफ इंटू डी टू। तो मोमेंट अबाउट ए, एफ एफ कॉमन ले लेते हैं तो दिस इज डी वन प्लस डी टू, और डी वन प्लस डी टू एक्चुअल में है क्या, दैट इज डी विच इज एफ इंटू डी। तो इससे ये कंक्लूजन निकल के आया कि कपल होता क्या है कि जब दो फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन वर्क करते हैं तब, और किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, तो उसमें से किसी एक फोर्स
और उन दोनों फोर्स के डिस्टेंस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वही आपका क्या कहलाता है, कपल। याद रखिएगा, काफ़ी क्वेश्चंस में इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, आई होप सो समझ में आ गया होगा। चलिए इसको नोट करिए, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट। ट्रांसफर ऑफ अ फोर्स टू अ पैरेलल पोजीशन। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ अ फोर्स टू अ पैरेलल पोजीशन, उसको खत्म करने के बाद आज का लेक्चर समाप्त करेंगे। नेक्स्ट हम पे इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल लगाएंगे कुछ दो। क्वेश्चन है ट्रांसफर ऑफ अ फोर्स टू पैरेलल पोजीशन। क्वेश्चन है, टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ अ फोर्स टू अ पैरेलल पोजीशन। ठीक है, दिख रहा है, थोड़ा मार्कर डाउन पड़ गया, अभी सही हो जाएगा थोड़ी देर। देखिए, दिस इज अ बॉडी, इसके ऊपर एक पॉइंट ए है, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डी डिस्टेंस पे एक फोर्स पी एक्ट कर रहा है। एट पॉइंट ए पर, ए से डी डिस्टेंस पे एक फोर्स पी एक्ट कर रहा है। अब इस फोर्स को मुझे शिफ्ट करना है ए पे, इस फोर्स को मुझे शिफ्ट करना है ए पे। मीन्स इस फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन हो वो कहाँ हो जाए, ए पे। मैं चाहता हूँ ये लाइन ऑफ एक्शन जो यहाँ पर है इसकी, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पर शिफ्ट हो जाए। तो करेंगे क्या, थोड़ा सा देख लीजिएगा, हालांकि मैं इसको प्रूव भी कर दूंगा। शिफ्ट करने के लिए बस आपको याद रखना होगा कि आपको शिफ्ट करने के लिए किधर बोला जा रहा है, इस फोर्स के उधर या इधर। तो आपको इधर, तो आप जिस पॉइंट पे शिफ्ट करना उसको पकड़ लीजिए। मैंने इसको पकड़ लिया, ठीक है, जिस पॉइंट पे शिफ्ट करना उसको मैंने पकड़ लिया। और इस फोर्स को पकड़ो, इस पॉइंट के बाद घुमा दो, ऐसे घुमा, इस पॉइंट के बाद घुमा दो। तो आपको लग रहा होगा कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स इस पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज घूम रहा है। मैं करूँगा क्या, यहाँ एक पॉइंट लूँगा और इस फोर्स को पॉइंट ए के अबाउट क्लॉकवाइज घुमा दूंगा। और ये जो घुमाया गया यही तो आपका क्या है एक्चुअल में, मोमेंट P इंटू डी, ये लिख दिया। अब जाहिर सी बात फोर्स तो यहाँ एक्ट कर रहा, घुमा यहाँ दिए, तो जाहिर सी बात जब हम इसको पॉइंट ए के अबाउट घुमा रहे हैं तो इस फोर्स को भी तो पॉइंट ए पे ही लाके धरेंगे। बस आपको इतना ही करना है। जब कोई फोर्स किसी पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरी जगह पे दिया हो और उस फोर्स को उस पॉइंट पे लाना है, तो आप क्या करेंगे, उस फोर्स का जिस डायरेक्शन में घूमना चाह रहा है उस डायरेक्शन में घुमा के उसका एक कपल ले लो या मोमेंट ले लो और उसी पॉइंट पे उस फोर्स को शिफ्ट कर दो। जैसे मैं बताऊं, ये फोर्स अब इधर ना होके मैं मान लेता हूँ ये पॉइंट यहाँ पर है, इस पॉइंट पे पॉइंट ए यहाँ पर है और यहाँ से डिस्टेंस इसकी क्या है, डी। और मैं चाहता हूँ इस पी फोर्स को मैं डी से पास कराना चाहता हूँ। तो इस केस में क्या करेंगे आप देखिए, यहाँ पर पॉइंट ए है, इस केस में क्या करेंगे, सिंपल से इस पॉइंट को पकड़िए और इसको देखिए आप इधर नहीं आएगा, ये किधर घूमेगा, ऊपर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो एक मोमेंट क्या देंगे, कुछ ऐसा घुमाएंगे विच इज पी इंटू डी। अब जब मोमेंट ए के अबाउट करा दिया होगा आपने, तो इसी ए से ही इस फोर्स को भी पास कर दो, बात करो। यही आपका है ट्रांसफर ऑफ फोर्स टू द पैरेलल पोजीशन। देखिए किसी पैरेलल पोजीशन पे ही, मीन्स यहाँ पर फोर्स था, मैंने यहाँ कर दिया, एक्चुअल में पहले फोर्स इस जगह पे था, ठीक है। तो देखिए पैरेलली मैंने फोर्स को शिफ्ट कर दिया। तो जब फोर्स को शिफ्ट करते हैं तो उस दौरान एक मोमेंट भी उसी डायरेक्शन में जनरेट हो जाता है। तो इसी को कहते हैं पैरेलल, ट्रांसफर ऑफ फोर्स टू द पैरेलल पोजीशन। और याद रखिएगा कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि जिस जगह पे फोर्स लगा है वहाँ पर उसे सॉल्व करना काफ़ी कठिन हो जाता है। तो उस केस में मुझे ये थ्योरम या ये कॉन्सेप्ट बड़ा इस्तेमाल करना है और बहुत ही लाभदायक रहेगा आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान। क्लियर, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसे अगर थोड़ा आगे लेवल पे जाएं तो इसे बोलते हैं सुपर पोजीशन थ्योरम। ठीक,
सुपरपोजिस करना है, इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देना। ठीक है, आपके लैंग्वेज में ट्रांसफर ऑफ फोर्स टू द पैरेलल पोजीशन, जब आप लोग सोम पढ़ेंगे, जो भी मैकेनिकल और सिविल वाले हैं वो इसको पढ़ेंगे सोम में। ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टाइम पे हम स्टार्ट करेंगे रिजल्टेंट ऑफ अ फोर्स सिस्टम, जो फोर्स सिस्टम होता है उसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, और 2-4 न्यूमेरिकल उस पर लगाएंगे, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। ठीक है, ठीक, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।